दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नई साझ श्रृंखला का चौथा भाग लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं। पाश्चात्य काव्य लक्षण। आदर्श का प्रदर्शन ही कविता है और कविता का तत्व है कल्पना। अरस्तु। पोएट्री इज आन इमिटेशन ऑफ नेचर ऑफ पैथेटिक एंड न्यूमेरियस स्पीच। कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। ड्राइडन। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। कॉलरिज। कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है। पी.बी. शैली। हमारे सबसे मधुर गीत वही हैं जो हमारे सर्वाधिक विवादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है। पी.बी. शैली। कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। एडगर एलन पो। ठीक। कविता सत्य, सौंदर्य और शांति के तीव्र भाव की अभिव्यक्ति है जो अपने विचारों को कल्पना और भावना के द्वारा स्पष्ट नहीं करती। ले हंट। कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। मैथ्यू अर्नाल्ड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कुछ एक स्थानों पर इस तरह के विचार किए हैं। कविता जीवन की सौंदर्यमयी आनंदपूर्ण व्याख्या है। मैथ्यू अर्नाल्ड। कल्पना के आवेग से अभिजात मूल्यों को सर्जना कविता के आवेग में अभिजात मूल्यों को सर्जना को कविता कहते हैं। रास्किन। कविता तो कल्पना और तथ्यों की व्याख्या है। विलियम हैजलिट। शब्दों के काल्पनिक जाल में फंसाने वाली जादूगरनी कविता है। लॉर्ड मैकाले। भामह प्रतिभा। दंडी प्रतिभा शस्त्रज्ञान अभ्यास का प्रयोजन में देखेंगे तो भामह ने प्रतिभा को माना है। दंडी प्रतिभा शस्त्रज्ञान और अभ्यास को काव्य हेतु माना। रुद्रट और कुंतक ने शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास को काव्य हेतु माना है। वामन ने लोक व्यवहार विद्या और प्रकीर्णन को काव्य हेतु माना है। जयदेव ने मूल प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास सहायक माना है। मंबट ने शक्ति निपुणता अभ्यास को माना है। हेमंत ने केवल प्रतिभा को माना है। जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को माना है। बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। भामह। काव्यम तु जायते जातु कश्चित् प्रतिभावतः। किसी प्रतिभाशाली में ही काव्य कभी कभी स्फुरित होता है। दंडी। नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुत च बहुर्निर्मलम आमन्दाश्चाभि योगेश्यः कारण काव्यम संपदः। वामन ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए कहा लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्याग्नि। वामन ने प्रकीर्ण के अंतर्गत 6 तत्वों को सम्मिलित किया था। लक्षज्ञता काव्य परिचय अभियोग काव्य रचना का अभ्यास वृद्ध सेवा गुरु महत्व अवेक्षण उचित शब्द प्रयोग प्रतिमन प्रतिभा और अवधान चित्त की एकाग्रता। रुद्रट। चित्र्यामिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिभ्यासः। रुद्रट के अनुसार प्रतिभा से कवि शब्दार्थ सामर्थ्य प्राप्त करता है और व्युत्पत्ति से काव्य को दोषयुक्त और अलंकार आदि काव्य तत्वों से उसे समृद्ध करता है। जयदेव के अनुसार श्रुत व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। जगन्नाथ। तस्य च कारणं कविगता केवलां प्रतिभा। कवि में रहने वाली प्रतिभा ही केवल काव्य का कारण है। शक्ति निपुणता लोक शास्त्रे
काव्याद्वेक्षणात् काव्यज्ञे शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तुद्भवे। काव्य प्रकाश मम्मट। शक्ति लोकशास्त्र और काव्य आदि के अन्वेषण द्वारा अर्जित निपुणता अर्थात व्युत्पत्ति और काव्यज्ञों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास ही काव्य हेतु है। प्रसन्न पद नव्यार्थे युक्तोद्बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्कवे बुद्धिर प्रतिभा सर्वोत्मुखी। वाग्भट। प्रसन्न पद नव्यार्थे युक्तोद्भवे प्रसन्न पद नव्यार्थे युक्तोद्बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्मुखी। वाग्भट। प्रतिभा कविल्वस्य बीजम प्रतिभान कवित्व बीजम। प्रतिभा बीज रूप है कविता का। वामन। जो शब्दों के समूह को, अर्थों के समूह को, अलंकारों एवं उक्तियों को तथा अनन्य साधारण रूप के काव्य सामग्री को हृदय के भीतर पहुँचाती है उसे प्रतिभा कहते हैं। राजशेखर। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मतः। भट्टतौत। अर्थ या वर्ण विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा अभिनय गुप्त। अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा प्रतिभा है। प्राक्त नाद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ प्रतिभा कचिदेव कवि शक्ति। कुंतक। पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति प्रतिभा है। शक्ति कवित्व बीज रूपे संस्कार विशेषः। शक्ति अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार है अर्थात कवित्व के लिए बीज की तरह मूल रूप से उत्तरदायी शक्ति ही है। सा प्रतिभा काव्य घटनानुकूल शब्दों पर स्थित जगन्नाथ। काव्य रचना के अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थित सृजन क्षमता ही प्रतिभा है अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण उद्भवितः क्रिया के रूप में व्याख्यायित किया। विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा के भेद इस प्रकार से किए हैं। रुद्रढ़ सहजा उत्पाद्या। सहज पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा है तथा उत्पाद से तात्पर्य इस जन्म में अर्जित प्रतिभा से है। राजशेखर। कार्यत्री भावेत्री। कार्यत्री का संबंध कवि से तथा भावेत्री का संबंध हृदय पाठक से है। राजशेखर ने सहजा आहार एवं औपदेशिक प्रतिभा की दृष्टि से कवियों को 3 प्रकार दिए हैं सारस्वत, अभ्यासिक और औपदेशिक। उन्होंने बुद्ध के 3 भेद माने स्मृत, मत एवं प्रज्ञा। हेमचंद्र सहजा और सधिकी यह रुद्रढ़ द्वारा किए गए भेद का ही रूप है। सहजा जन्म संबंधित है तो औषधिक का संबंध श्रम आदि से है। काव्य प्रयोजन। आचार्य। काव्य प्रयोजन भरत मुनि। धर्म, यश, आयु, साधक, हितकर, बुद्धिवर्धक और लोक उपदेश। एक स्थान पर उन्होंने पीड़ित मनुष्य को विश्रांति करना भी काव्य का एक प्रयोजन माना है। भामह। पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति, प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान। दंडी। काव्य का प्रयोजन अज्ञान अंधकार को नष्ट करके ज्ञान ज्योति का प्रसार करना है। लोक व्युत्पत्ति। वामन। कीर्ति और प्रीति। कीर्ति प्रीति हेतुत्वात्। रुद्रढ़। पुरुषार्थ चतुष्टय कीर्ति अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति और अभिमत वर्ग की प्राप्ति। आनंद वर्धन। विनयोन्मुखीकरण प्रीति। अभिनय गुप्त। पुरुषार्थ चतुष्टय यश संपत्ति उपदेश आनंद प्राप्ति और यश। कुंतक। पुरुषार्थ चतुष्टय व्यवहार ज्ञान व परमाह आह्लाद अंतस चमत्कार। महिम भट्ट। रसमय सदुपदेश परमाह्लाद। भोजराज। कीर्ति और प्रीति। मम्मट।
काव्य यश अर्थे कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यम पर निवृत्ते कांता समितयोपदेश युजे। यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, शिवेतर क्षतय, रोग नाश, परमानंद की प्राप्ति, रसास्वाद और कांता सम्मत स्त्री की तरह कोमल उपदेश आदि। कवियों, हिंदी के कवियों विद्वानों के अनुसार काव्य प्रयोजन। कवि विद्वान और काव्य प्रयोजन। कबीरदास, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, जैसी औ मन जान कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा, धनि सोई जस कीरत जासु, फूल मरै पै मरे न बासु। तुलसीदास, कीरत भनित भूल भली सोई, सूर्य सरिसम सबका हित होई, स्वतः सुखाए भी माना था, किंतु सबका हित करने वाला। कुलपति मिश्र, जस संपत्ति आनंद अति दुर्तन डारे सोई, होत कवित ते चतुराई जगत राम बस होय। देव, रहत घर न वर धाम धन तरुवर शरवर कूप, जस शरीर जग में अमर और भूव्य काव्य रस रूप। सोमनाथ, कीरत वित्त विनोद अरु अति मंगल को देती, करे अलो उपदेश नित वह कवित चित चेती। भिखारी दास, एक लहे तप पुंजन के फल जो तुलसी अरुशूर गोसाई, एक लहे बहु संपत्ति केशव भूषण जो बर वीर बड़ाई, एकन को जसहीं सो प्रयोजन है रस खान रहीम की नाई, दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुखदेव सब ढाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आनंद की अनुभूति और लोकहित की भावना। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति। हरिऔध, आनंदा अनुभूति। मैथिली शरणगुप्त, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। है जिस कविता का काम लोकहित करना, सद्भावों से मन मनुज मात्र का भरना, पहले तो कांता सदिश हृदय का हरना, फिर प्रकटित करना विमल ज्ञान का झरना, अर्पित हो मेरा मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। रामचंद्र शुक्ल, काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन है। कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है, चारों ओर फैले हुए गोचर जगत से है। जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है और काव्य इस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। जयशंकर प्रसाद, मनोरंजन और शिक्षा प्रयोजन है। ठीक है। सुमित्रानंद पंत, स्वतः सुखाय और लोकहित। महादेवी वर्मा, मानव हृदय के समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मानव कल्याण। नंद दुलारे वाजपेयी, आत्मा अनुभूति। डॉक्टर नगेंद्र, आत्माभिव्यक्ति। बाबू गुलाब राय, आत्म विस्तार। विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित रस। प्रस्तोता है ना, आचार, रस और स्थायी भाव। प्रस्तोता आचार्य भरतमुनि, श्रृंगार रस और स्थायी भाव रति। आचार्य भरतमुनि, हास्य रस हास्य। आचार्य भरतमुनि, रौद्र क्रोध। भरतमुनि, करुण शोक। भरतमुनि वीर और उत्साह। भरतमुनि, अद्भुत रस विस्मय। भरतमुनि, विभत्स रस जुगुप्सा। भरतमुनि, भयानक रस भय। आचार्य उद्भट, शांत रस निर्वेद। आचार्य रुद्रट, प्रयाण रस स्नेह। आचार्य विश्वनाथ, वात्सल्य रस वत्सलता। आचार्य रूप गोस्वामी, भक्ति रस ईश्वर विषयक रति। विभाव अनुभाव व्यवचारी, संयोगाद्रस रस निष्पत्ति। भरतमुनि, जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार विभाव अनुभाव संचारी भावों से संपन्न स्थायी भाव का आस्वादन करते हुए हृदय जन रस का आनंद लेते हैं। भरतमुनि, लोक स्वभाव की अनुकूलता से रस की सृष्टि होती है। भामा, सर्वथा रसात्मक विघ्न। सर्वथा रसात्मक वीत विघ्न
और प्रतिगाह्यो भावा एव रसः अभिनय गुप्त विभावैरनुभावैश्च सात्विकैर्ते भिचारिभिः अनीयमानः स्वाधत्वे स्थायी भावो रसा स्मितः धनंजय व्यक्त सा तैर्विभावाद्य स्थायी भावो रसा स्मितः मम्मट विभावे अनुभावेन व्यक्तः संचरणि तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी भावा सचेताम विश्वनाथ उच्यते वांगगम सोपेतान काव्यार्थान भावयन्तीत भावः भरत मुनि सत्तोदेकाद खंड स्वप्रकाश चिन्मयः वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मा स्वादे सहोदरा लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रमामिभिः स्वकारवादी भिन्नत्वेना अमास्वाद्यते रसः। आचार्य विश्वनाथ रस काव्य की आत्मा है ना। लक्ष्मी रिव बिना त्यागान वाणी भांति नीरसः अग्नि पुराणकार। शब्दार्थे ते शरीरम रस आत्मा। आचार्य राजशेखर रस नयन सर्वजीवित काव्यम अभिनय गुप्त काव्य स्यात्पत्ति संझिनी रस आदि रूपे न कस्याश्चित् विभतः महिम भट्ट ये रसस्याम गिनः मम्मट वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ रमणीयार्थ पदपादकः शब्द काव्यम जगन्नाथ रत्नाकर। हिंदी में रस विवेचन काव्यसार शब्दार्थ को रस तेह काव्य सुसार अभूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार देव सबको केशवदास कही नायक हैं श्रृंगार। केशवदास रस कविता का सबसे बड़ा गुण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी मृत जाति को कवि जिलाते रस सुधा के योग से। मैथिलीशरण गुप्त हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। रामचंद्र शुक्ल रस अमर है, वह काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। जब तक काव्य रहेगा रस की सृष्टि निरंतर होती रहेगी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा डॉक्टर नगेंद्र तो कहते ही रसवादी आचार्य हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रख्यात व्याख्याकार, उन पर प्रभाव डालने वाले दर्शन और उनकी व्याख्याएं। आचार्य व्याख्या और संयोग निष्पत्ति रस की अवस्थिति। भट्टलोलट उत्पत्ति या आरोपवाद है, संबंध है ना। उत्पत्तिवाद आरोपवाद। उत्पत्ति अनुकार वास्तविक आदि। उत्पाद्य है उत्पादक भाव संबंध। ग्राम है गामक भाव संबंध। पोषण पोषक भाव संबंध। निष्पत्ति है उत्पत्ति। रस है अनुकार वास्तविक रामादि में। शंकुक अनुमतिवाद। संयोग है अनुमान अनुमाप्य अनुमापक भाव। अनुमति निष्पत्ति है अनुकर्ता अभिनेता नट में है। भट्टनायक सांख्य दर्शन। भट्टनायक सांख्य दर्शन। भट्टनायक सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है भुक्ति या भोगवाद। विभावन भोजक भाव। भुक्ति प्रेक्षक दर्शक में है। अभिनय गुप्त शैव। अभिव्यक्तिवाद अभिव्यंजना व्यंजक भाव अभिव्यक्ति सामाजिक सहृदय में। अनुकार्य और अनुकर्ता काव्यशास्त्र की परिभाषिक शब्दावली है। अनुकार से तात्पर्य उस व्याकरणिक या ऐतिहासिक चरित्र से है जिसका अभिनय किया जा रहा होता है, और अनुकर्ता अभिनेता को कहते हैं। अलंकार सर्वस्व। आचार्य भामह न कांतमप निर्मूषम विभाति वनितः मुखम विभाति नारीव विदग्धमंडनः।
भावार्थ है कि सुंदर नारी का सुख भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं देता। वैसे ही कविता अलंकारों के अभाव से सुशोभित नहीं होती। भामह की सूक्ति इष्टाभिधेय वक्रोक्ति वाचामलंकृतिः सस्या सर्वत्र वक्तुरिनाय अर्थे विभाव्यते यत्रे अस्याम कविता कार्य को अलंकारो नया बिना। भामह की सूक्ति है। ठीक है। आचार्य दंडी काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इस परिभाषा के अनुसार रूपक उपमा आदि अलंकारों के साथ साथ रस गुण ध्वनि और प्रबंध काव्यम नाट्य संधि आदि काव्यशास्त्रीय तत्व भी अलंकार की परिधि में आ जाते हैं। अलंकारवादी आचार्यों ने काव्य के अन्य तत्वों को अलंकार में समाहित करते हुए निम्नलिखित नाम प्रदान किए हैं। काव्य तत्व प्रदत्त विशेषण रसवद अलंकार, भाव प्रेयस्वद अलंकार, रस भाव भावाभाव ऊर्जस्वी अलंकार, भाव संत समाहित अलंकार। वामन काव्य शोभासः कर्तारो धर्मः गुणः तदपिश यहे तवस्तु अलंकारः। काव्य शोभासः कर्तारो धर्मः गुणः तदापिश यहेत वस्तलंकारः। अर्थात गुण काव्य के शोभा कारक धर्म है और अलंकार उसके वर्धक। उन्होंने यह कहकर अलंकार का महत्व और कम किया कि काव्य में नित्य स्थान गुण का है और अलंकार का अनित्य स्थान है। पूर्वे नित्य अलंकृति ही अलंकारः, जो अलंकृत करे वह अलंकार है। सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्य ही अलंकार है। आचार्य आनंदवर्धन आग्रासिता स्वत्वलंकारः मान्यत्याः कटादिवतः। भावार्थ है कि जिस प्रकार कटक कुंडल आदि आभूषण अमूमन शरीर की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, वैसे ही अलंकार भी काव्य के शब्दार्थ रूप शरीर को सुंदरता का बढ़ाते हैं, किंतु कभी कभी ये दोनों ही अपनी शोभा में वृद्धि नहीं करते। इस प्रकार उन्होंने अलंकार को काव्य का बाह्य शोभाकारक तत्व सीमित कर दिया। आचार्य जयदेव अंगीकरोति यः काव्यम शब्दार्थे वर्णनकृति असौ न मन्यते कस्मादुष्ण मन अलंकृति। उष्ण रहित अग्नि के समान अलंकार विहीन काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अग्निपुराणकार वेदव्यास के अनुसार अर्थात अलंकार के अभाव में सरस्वती विधवा स्त्री के समान है। अलंकार रहित विधवेव सरस्वती। ध्वनि समर्थक आचार्य जगन्नाथ के अनुसार काव्यात्मनोः व्यंग्यस्य रमणीयता प्रयोजकः अलंकारः। काव्यात्मा व्यंग की रमणीयता के प्रयोजक ही अलंकार कहलाते हैं। भामह दंडी उद्भट रुद्रट भोज जयदेव अप्पय दीक्षित केशव मिश्र केशवदास चिंतामण कुलपति देव सूरत मिश्र कुमारमण श्रीपति सोमनाथ भिखारी दास प्रताप शाही मतिराम दूल्हा भूषण पद्माकर आदि अलंकार समर्थक आचार्य हैं। आनंदवर्धन मम्मट विश्वनाथ जगन्नाथ आदि अलंकार विरोधी आचार्य माने गए हैं। विद्वानों के मत अलंकारों का प्रयोग नवयुग की चेतना के अनुरूप बलात् नहीं करना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी रसग्रंजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अलंकार संबंधी उल्लेख कथन इस प्रकार हैं। मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ। ये साधन है, साध्य नहीं। साध्य को भुलाकर इन्हीं की साक्ष्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। अप्रस्तुत
योजना प्रस्तुत के अनुरूप होनी चाहिए। उसमें वस्तु, गुण और क्रिया अथवा व्यापार समस्त का भाव जगाने की वैसी क्षमता होनी चाहिए जैसी प्रस्तुत में है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। जब तक अलंकार भीतरी उत्साह के द्योतक होते हैं तब तक वे शोभा को उत्पन्न करने वाले कहे जा सकते हैं, किंतु जब वे रूढ़ या परंपरा मात्र रह जाते हैं तब वे भार रूप में दिखाई देने लगते हैं। बाबू गुलाब राय। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। सुमित्रा नंदन पंत। मन के उच्छ्वास के साथ वाणी अनिवार्यतः उच्छ्वासित हो जाती है। वाणी का ही यही उच्छ्वास उक्त वैचित्र है, इसीलिए व्यापक अर्थ में अलंकार उक्त वैचित्र है। डॉक्टर नगेंद्र। रीत काव्य की भूमिका। अलंकार से अलंकृत होने वाला। आनंदवर्धन। रस अलंकार्य है, कुंतक शब्दार्थ अलंकार्य है। उभय अलंकार। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने पुनरुक्त वदाभास को माना है। उपमा को राजशेखर ने संपूर्ण अलंकारों की जननी तथा अप्पय दीक्षित ने अलंकारों का शिरोरत्न कहा है। शब्दालंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि। अर्थालंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, असंगति, विरोधाभास आदि। अलंकार संख्या। आचार्य, ग्रंथ और संख्या। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 4 अलंकार पाने हैं। भामा ने काव्य अलंकार में 37 से 39 अलंकार माने हैं, 37 या 39। दंडी ने काव्यदर्श में 35 अलंकार। उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह में 40 प्लस अलंकार, है ना। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र में 33 अलंकार। रुद्रट ने काव्य अलंकार में 52 अलंकार। कुंतक ने वक्रोक्त जीवितम में 13 अलंकार। भोज ने सरस्वती कंठाभरण में 72 अलंकार। मम्मट ने काव्य प्रकाश में 67 अलंकार। वेद व्यास ने अग्निपुराण में 16 अलंकार। रुयक ने अलंकार सर्वस्व में 81 अलंकार। जयदेव ने चंद्रलोक में 100 अलंकार। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में 88 अलंकार। अप्पय दीक्षित ने कुवलयानंद में 124 अलंकार। जगन्नाथ रस गंगाधर में 161 अलंकार। उद्भट ने गुण और अलंकार में अंतर न करते हुए उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्त का विवेचन अनुप्रास के अंतर्गत किया है। दृष्टांत, काव्यलिंग और पुनरुक्त वदाभास अलंकारों को उद्भावना उद्भट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह में की है। कुंतक ने निरूपण तो 20 अलंकारों का किया है, किंतु प्रतिवस्तुपमा, उपमेयोपमा, तुल्योगिता, अन्वय, निदर्शना, परिवृत्त आदि सहयोक्ति का उपमा में तथा समासोक्ति को श्लेष में शामिल कर अलंकारों की संख्या 13 मानी है। भोज ने दुरुक्त अनुप्रास के उपभेद के रूप में जिस विवक्षा का उल्लेख किया है उसका सर्वप्रथम विवेचन रीत काल में आकर भिखारी दास ने किया। रीत और गुण। वैदर्भी समस्त गुण। गौड़ी ओज और ओज कांति गुण होता है। पांचाली में माधुर और सुकुमार गुण होता है। आचार्य और रीतियाँ। भरत मुनि के अनुसार अवंती, दक्षिणात, पंचाल और मागधी रीतियाँ। भामा ने वैदर्भी और गौड़ी। दंडी वैदर्भी गौड़ी। वामन वैदर्भी गौड़ी पंचाली। रुद्रट वैदर्भी गौड़ी लाटी पंचाली। आनंदवर्धन असमासा, अल्प समासा, दीर्घ समासा। राजशेखर लच्छोभी वैदर्भी मगधी पंचालिका। कुंतक सुकुमार वैदर्भी विचित्र गौड़ी मध्यम पंचाली। भोजराज वैदर्भी गौड़ी पंचाली लाटी अवंतिका मगधी। मम्मट उपनागरिका वैदर्भी परुषः गौड़ी कोमला पंचाली। विश्वनाथ वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाटी। पांचाली की ग्राम्या और परुषा को दीप्ता भी कहते हैं। रुद्रट ने समास को आधार बनाकर रीतियों का वर्गीकरण किया है। वैदर्भी समास रहित समास का अभाव।
गौड़ी दीर्घ समास बहुला समास की अधिकता। लाटी मध्यम समास युक्त मध्यम समास। पांचाली लघु समास युक्त समास की न्यूनता। समास को आधार बनाकर ही रीतियों को यह भी कहा गया है वैदर्भी असमस्त पदः गौड़ी और उद्रभत पदः। पांचाली कोमल पदः। कुंतक ने रीत को मणि कवि प्रस्थान हेतु के रूप में विवेचित किया और 3 मार्ग माने हैं, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। तत्पश्चात वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली का क्रमशः इन मार्गों में समावेश किया। वे मार्ग कवि स्वभाव पर आधारित हैं। कुंतक ने इनका अर्थ कवि कर्म की विधि और प्रणाली बताया है। रीत को वृत्त कहते हुए 3 भेद किए हैं, उपनागरिका, परुषा और कोमला। तत्पश्चात इन्हें क्रमशः वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली माना। आचार्य गुण और संख्या। भरतमुनि ने 10 गुण, भामह 3 गुण, दंडी 10 गुण, वामन 20 गुण, आनंदवर्धन 3 गुण, वेदव्यास 9 गुण, विश्वनाथ 3 गुण, जगन्नाथ 3 गुण। भरतमुनि माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थ व्याप्ति, उदारता, कांति और समाधि माने हैं। वामन 10 गुणों को है ना भरतमुनि ने 10 गुण। वामन 10 गुणों को शब्दगत भी मानते हैं और अर्थगत भी मानते हैं। माधुर गुण काव्य में हृदय में मधुरता का संचार होना माधुर गुण कहलाता है। ओज गुण काव्य से हृदय में उत्साह, उमंग, आवेश और स्फूर्ति आदि का संचार होना ओज गुण कहलाता है। प्रसाद गुण काव्य से हृदय में शांति का संचार होना और चित्तगत प्रसन्नता की अनुभूति प्रसाद गुण कहलाता है। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन मम्मट व्यंग्यार्थ का चमत्कार। ध्वनि काव्य उत्तम काव्य वाच्यार्थ से अधिक। गुणीभूत व्यंग्यस्य काव्य मध्य काव्य वाच्यार्थ से कम या समान। चित्र काव्य अवर काव्य यह प्रकट रूप में नहीं होता। निम्नलिखित आचार्यों ने ध्वनि का अंतर्भाव इन तत्वों में किया गया। मुकुल भट्ट लक्षण में, कुंतक व्यंजना में, महिम भट्ट अनुमान में, व्यक्ति विवेक ग्रंथ में, प्रतिहारेंद्र राज अलंकार में, धनंजय तात्पर्य शक्ति में, भोजराज तात्पर्य शक्ति में। परवर्ती आचार्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्रोक्त के अर्थ। आचार्य वक्रोक्ति का अर्थ वामन लक्षण आधारित अर्था अलंकार, रुद्रट शब्दालंकार, आनंदवर्धन वाच्य अलंकार अर्था अलंकार, भोजराज वक्रवचन, मम्मट शब्दा अलंकार, रुयक अर्थालंकार, विश्वनाथ शब्दा अलंकार, अप्पय दीक्षित अर्थालंकार, मिश्रबंधु अर्था अलंकार। वामन सदृश लक्षण वक्रोक्ति वामन वक्रोक्त को रूपात्मक शैली मानते हैं। रुद्रट ने आगे इसके 2 भेद भी किए हैं, काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। आनंदवर्धन वक्रोक्त को अर्थालंकार मानते हुए वाच्य या ध्वनि को व्यंग्य मानते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र पाश्चात्य काव्यशास्त्र के चिंतक और उनकी रचनाएं। रचनाकार समय ईस्वी में, रचनाएं ईस्वी में। प्लेटो 427 से 447 ईस्वी, रिपब्लिक, फ्रीडम, स्वीटमैन, क्रिटियस, इयोन, परनेइड्स, फेलेबुस, लाज, सिम्पोजियम, सोफिस्ट, गोर्गियास और टाइमियस, फीडो और एपोलॉजी, क्रीटो, क्लाइसिस। ये जो है प्लेटो की रचनाएं। अरस्तु की रचनाएं हैं पेरीपोइथिकेस ऑन पोएटिक्स, रिटोरिक, पॉलिटिक्स, होरेस आर्स पोएटिक्स, लोजाइनस पेरिउप्सिस ऑन दी सबलाइम, दांते दी वाल्गरी एलोक्वेशिया, सर फिलिप सिडनी एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, जॉन ड्राइडन द इंडियन एम्परर, एनस मिराबिल
एसे ऑन इमेटिक पोइजी, जोसेफ एडिसन, द स्पेक्टेटर, प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, पोप एलेक्जेंडर, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इम्पीसी टू अगस्टस, है ना, वोल्टेयर है, डिक्शनरी फिलॉसफी, डॉक्टर सैमुअल जॉन, है ना, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इमैनुअल कांट, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, गोथे, फाउस्ट, हीगल, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, ए साइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफिकल साइंसेज, एलिमेंट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट्स, स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इट्स फेथ, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, हेगल के हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, लिरिकल बैलेड्स, द प्रील्यूड, अंतिम संग्रह है, कॉलरिज, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट, लेक्चरर ऑन लिटरेचर, लेक्चरर्स ऑन शेक्सपियर, पी.वी. शेली, ए डिफेंस ऑफ पोएट्री, हेनरी डेविड थोरी, द मैन वुड्स, केप कॉड, ए एकी इन कनाडा, लाइफ इन वुड्स, लाइफ विदाउट प्रिंसिपल, इमर्सन, नेचर, द अमेरिकन स्कॉलर, द डिविनिटी स्कूल एड्रेस, सेल्फ रिलायंस, कार्ल मार्क्स, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कैपिटल, मैथ्यू अर्नाल्ड, एसेज इन क्रिटिसिज्म ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर, कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड एट द प्रोजेक्ट टाइम्स, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, लियो टोल्स्टॉय, रिसेक्शन, लियो टोल्स्टॉय, रिसरेक्शन, व्हाट इज आर्ट एंड अदर सेज, वार एंड पीस, चाइल्डहुड, सेवस्टोपोल, रेखाचित्र, अन्ना करेनिन, टॉल्स्टॉय की है, हिप्पोलिट तेन का है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लेक्चरर्स ऑन आर्ट, वाल्टर हेरेसिया पेटर, विकलमैन, हिस्ट्री ऑफ रेनेसां, प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म, एमिल जोला, लेस रोगन मैकॉर्ड, फ्रेडरिक नीत्शे, द एंटिकाइड्स, द विल टू पावर, ऑन द जीनिऑलजी ऑफ मेरिलिटी, 10 स्पेक जरथुस्त्र, ऑस्कर वाइल्ड, द हैप्पी प्रिंस, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, सिगमंड फ्रायड, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ए जर्नल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, बेनेडिक्ट कोचे, एस्थेटिक लॉजिक, मैक्सिम गोर्की मदर, एजरा पाउंड, मेक इट न्यू, एबीसी ऑफ रीडिंग, जॉर्ज लुकाच, है ना, द थ्योरी ऑफ नोबल, द मीनिंग ऑफ
कंटेम्परेरी रियलिज्म, स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म, द हिस्टोरिकल, जॉन को रैंसम, गॉड विदाउट थंडर, द वर्ड्स बॉडी, द न्यू क्रिटिसिज्म, T.S. Eliot, द सेक्रेड वुड, द वेस्टलैंड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सेलेक्टेड एसेज एंड मॉडर्न पोएट्री एंड ड्रामा, ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, टिलियड्स, है ना, एंट्री, डायरेक्ट एंड अब्लिक, द एलिजाबेथन वर्ड पिक्चर, I.A. रिचर्ड, एथेटिक्स, है ना, विचार, एथेटिक्स, I.A. रिचर्ड, है ना, द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स 1922, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, कॉलेज ऑन इमेजिनेशन, हर्बर्ट रीड, द मीनिंग ऑफ आर्ट, आर्ट एंड इंडस्ट्री, आर्ट एंड सोसाइटी, फिलॉसफी ऑफ द मॉडर्न आर्ट, पोएट्री एंड एक्सपीरियंस, फ्रैंक रेमंड लेविस, न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, रिवॉल्यूशन, ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोएट्री, द ग्रेट ट्रेडिशन, द कॉमन परसूट, अन्ना करेनिन एंड अदर एसेज, डिकेंस द नॉवेलिस्ट, था वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी, C.D. लेविस, पोएटिक इमेज, लायोनल ट्रिलिंग, द लिबरल इमेजिनेशन, है ना, बियॉन्ड कल्चर, सिंसियरिटी एंड अथॉरिटी, द मॉडर्न एलिमेंट इन मॉडर्न लिटरेचर, द मॉडर्न एलिमेंट इन मॉडर्न लिटरेचर, जिया पॉल सार्त्र, फ्लावियर 4 खंडों में, क्लिंथ ब्रूक्स, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, मॉडर्न पोएट्री एंड द ट्रेडिशन, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, द वेल रॉट आर्न, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, विलियम एम्पसन, 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी, सम वर्सन्स ऑफ पेस्टोरल, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, मिल्टन्स गॉड, क्रिस्टोफर कार्डवेल, इल्यूजन एंड रियलिटी, रोमांस एंड रियलिज्म, रोला बर्थ, द डेथ ऑफ आर्थर, जैक देरिडा, स्पीच एंड फिनोमिना ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, राइट टू फिलॉसफी, द एंड ऑफ मैन। नोट, शारन किर्केगार्ड कार्ल मार्क्स से 5 वर्ष बड़े थे और चार्ल्स बादलेयर 3 वर्ष छोटे थे। क्रोचे के बाद 3 उल्लेखनीय चिंतन इस क्रम में आते हैं: व्लादिमीर इलिच लेनिन और लियो ट्रॉट्स्की और काफ्का फ्रांज। नेक्स्ट है प्रमुख पाश्चात्य विचारक व उनका जन्मस्थान। प्रमुख पाश्चात्य विचारक एवं उनका जन्मस्थान। विचारक जन्म स्थान: प्लेटो एथेंस, अरस्तु मकदूनिया, लोजाइनस यूनान, वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड, कॉलरिज इंग्लैंड, क्रोचे इटली, T.S. एलियट अमेरिका, I.A. रिचर्ड यूनाइटेड किंगडम। प्रमुख सिद्धांत एवं सिद्धांतकार: अनुकरण सिद्धांत प्लेटो, विरेचन सिद्धांत अरस्तु, त्रासदी सिद्धांत अरस्तु, औदात्य सिद्धांत औदात्यवाद लोजाइनस, द्वंद्ववाद हीगल, स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ, कल्पना सिद्धांत कॉलरिज, अस्तित्ववाद सारेन किर्केगार्ड, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स, प्रतीकवाद जीन मोरेआस,
और बादलेयर मिलार्मे। प्रकृतवाद एमिल जोला। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड। अभिव्यंजनावाद बेनेडिक्ट कोचे। महान यथार्थवाद आलोचनात्मक यथार्थवाद। महान यथार्थवाद आलोचनात्मक यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच। बिंबवाद टी होम्स एजरा पाउंड। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट। वस्तुनिष्ठ समीकरण टी.एस. इलियट। परंपरा सिद्धांत टी.एस. इलियट। उपन्यास का अंत टी.एस. इलियट। संप्रेषण सिद्धांत आयर रिचर्ड। मूल सिद्धांत आयर रिचर्ड। अर्थ मीमांसा सिद्धांत आयर रिचर्ड। यथार्थवाद कार्वे। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद डी.एस. लॉरेंस। कुत्सित यथार्थवाद फ्लावरवर्ट। जदुई यथार्थवाद बुआलो। अति यथार्थवाद आंद्रे ब्रेत्रा फ्रांस। हर्टर रीड इंग्लैंड। है ना। ये दादावाद, ये क्या है यार, दादावाद ट्रिस्टन जारा आर यादवाद। नव्य शास्त्रवाद बेन जॉनसन। संरचनावाद प्रोफेसर फर्निनांड डी सस्सूर। उत्तर संरचनावाद प्रोफेसर फर्दिनांड डी सस्सूर। मनुष्य की मृत्यु जैक देरिदा। विखंडनवाद जैक देरिदा। अजनबीपन स्केलोवस्की। विडंबन विसंगति और अंतर विरोधाभास क्लिंथ ब्रुक्स। शुद्ध कविता रॉबर्ट पेन वारेन। साहित्य का समाजशास्त्र हिप्पोलीत वेन। विचारधारा का अंत डैनियल वेल। लेखक की मृत्यु रोला बर्थ। लेखक का अंत लायन टिलिंग। परंपरा शैलियों की मरती हुई विधाएं एडमंड विल्सन। मनोवैज्ञानिक कला साहित्य चिंतक सिगमंड फ्रायड, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल गुस्ताव युंग तथा डॉक्टर हैवलॉक। अस्तित्ववादी है सोरेन किरकेगार्ड, मार्टिन हेडगर, कार्ल जास्पर, कफ्फा फ्राज, जा पॉल सार्त्र। कला साहित्य को शुद्ध चिंतन और धारा तथा शुद्ध चिंतन धारा, ठीक है। बेनेडिक्ट कोचे, एजरा पाउंड, टी.एस. इलियट, जॉन कोरैनसम, हर्बर्ट रीड। नई समीक्षा या नव्य आलोचना फ्रैंक रेमंड लेविस, एलन टेट, टिलियर्ड, क्लिंथ ब्रुक्स, सर विलियम सैम्पसन और मिडल्टन मरे। प्लेटो के महत्वपूर्ण कथन। चूँकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया, अतः मिथ्या है। अयथार्थवाद अवास्तविक या मिथ्या होने के कारण कोई कलाकृति न तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और न ही राज्य का। कविता रचना के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। श्रेष्ठ काव्य वह नहीं जो हल्का मनोरंजन करके थोड़े समय का सुख प्रदान करता है। श्रेष्ठ काव्य वह है जो पाठकों में उदात्त भावनाओं को जागृत करके उनके चरित्र का निर्माण करता है। कोई भी कवि जब तक का बोध शक्ति से धारण नहीं करता है तब तक काव्य के देववाणी तुल्य उपहार का अधिकारी नहीं होता। काव्य समाज के लिए हानिकारक है। जिसका आधार ही मिथ्या है वह उपयोगी कैसे हो सकता है। आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है। कविता भावों और संयोगों को उद्दीपित करती है और तर्क एवं विचार शून्यता को प्रोत्साहन देती है। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। रिपब्लिक। अनुकरण के संबंध में अरस्तू के विचार। चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि अनुकर्ता है। काव्य प्रकृति की अनुकृति है किंतु एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। काव्य भाषा, रचना प्रक्रिया तथा कविता के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के विचार। गद्य और छंदोबद्ध रचना के बीच न तो कोई तात्विक अंतर है और न हो सकता है। अपनी प्रथम अभिव्यंजना को मैं प्रायः घृणास्पद मानता हूँ। अधिकतर यही सत्य है कि द्वितीय विचारों के समान द्वितीय शब्द ही उत्तम होते हैं। कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उत्पत्ति है।
कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्ध चेतन आत्मा है। वह राग दीप्त अभिव्यक्ति है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। प्रत्येक कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। इतालवी कविदाते ने काव्य में ग्राम भाषा के प्रयोग को हेय माना है। जॉन डॉन, जॉन ड्राइडन, इलियट, एजरा पाउंड है ना, इन्होंने कविता में बोलचाल की भाषा का समर्थन किया। कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। वर्ड्सवर्थ, कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। वर्ड्सवर्थ, कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्ध चेतन आत्मा है। वह राग दीप्त अभिव्यक्त है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। वर्ड्सवर्थ, कविता का विषय होता है सत्य, वैयक्तिक या स्थानीय सत्य नहीं, अपितु सामान्य एवं व्यवहारिक सत्य जो किसी बाह्य साक्ष्य पर आधारित होकर भावों के माध्यम से समग्र रूप से हृदय में प्रविष्ट हो जाता है। ऐसा सत्य जो स्वयं में अपना साक्ष्य है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज द्वारा प्रस्तुत कल्पना एवं फैंटेसी का भेद। कल्पना, फैंटेसी आत्मा से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, सजीव व आत्मिक, निर्जीव या यांत्रिक। चूँकि काव्य सर्जना का मूल इसकी सहायता से वस्तुओं के आधार कल्पना है, इसलिए कॉलरिज एकीकरण हो जाने से इसे ये कल्पना की विशद व्याख्या की भी महत्व है। ओहो, फिर से देखते हैं। कॉलरिज द्वारा प्रस्तुत कल्पना एवं फैंटेसी का भेद। कल्पना आत्मा से संबंधित है, फैंटेसी मस्तिष्क से संबंधित है, सजीव व आत्मिक है, फैंटेसी निर्जीव या यांत्रिक है। चूँकि कल्पना सर्जना का मूल आधार कल्पना है, इसलिए कॉलरिज ने कल्पना की विशद व्याख्या की है। इसकी सहायता से वस्तुओं को एकत्रीकरण हो जाने से इसे भी महत्व दिया है। प्रतिभा और प्रज्ञा। प्रतिभा यह जन्मजात होती है, प्रज्ञा यह अर्जित की जाती है। प्रतिभा इसके साथ कल्पना का संबंध है, प्रज्ञा इसके साथ रम्य कल्पना का संबंध है। प्रतिभा इसका संबंध सृजनशीलता से है, इसका संबंध संयोजनशीलता से है। यह मौलिक होती है, यह पर आश्रित होती है। कॉलरिज द्वारा प्रस्तुत कल्पना के भेद। प्रमुख कल्पना, गौड़ या रम्य कल्पना। सम्यक मनुष्य की कल्पना, कवि की कल्पना। इसमें दृश्य जगत है और वस्तु जगत का स्पष्ट ज्ञान होता है। इसे काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। इसके द्वारा प्रबंध ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह मुख्य कल्पना से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान को कलाकार की इच्छा के अनुरूप नया रूप प्रदान करता है। कॉलरिज की कल्पना के विवेचन की प्रेरणा वर्ड्सवर्थ के काव्यपाठ से मिली है। दृश्य जगत की वस्तुओं की विशिष्ट बनाने के लिए इसे संश्लेषण की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। गौड़ कल्पना। देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार कल्पना निम्नलिखित विरोधी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। साम्य वैषम्य, सामान्य विशेष, प्रत्यय बिंब, प्रातिनिधिक वैयक्तिक, प्राचीन और परिचित पदार्थ, नवीनता और ताजगी, समय भावावेश, विवेक उमंग, कृत्रिम प्राकृतिक। वह कहते हैं कि कल्पना निम्नलिखित ख वर्ग की तुलना में क वर्ग की गौणता प्रदान करती है। क वर्ग कला, आर्ट, रूप, रीति, कला आर्ट। और ये ख वर्ग में है प्रकृति, क वर्ग में है रूप रीति, ख वर्ग में है वस्तु, कवि के प्रति समादर क वर्ग में, ख वर्ग में है काव्य के प्रति सहानुभूति, है ना। अभिव्यंजनावाद पर महत्वपूर्ण कथन। सहज अनुभूत अभिव्यंजना की अतिरिक्त प्रक्रिया है। सहज अनुभूत अभिव्यंजनावाद की आंतरिक प्रक्रिया है क्रोचे। हिंदी में अभिव्यंजनावाद का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया।
क्रोचे का विभजनवाद भारतीय वक्रोक्ति का विलायती रूप है। हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के अधिवेशन में कहा था, है ना। वक्रोक्ति एवं अभिनवाद में अंतर। वक्रोक्ति अभिनवाद केवल काव्य कला को महत्व, सभी कलाओं को महत्व, काव्य के आस्वाद का महत्व, कला की रचना को महत्व, वस्तु और रूप दोनों स्वीकार्य, रूप को सर्वोपरि स्थान तथा वस्तु का निषेध, काव्य के वर्गीकरण को स्वीकार किया। कला कला के लिए होती है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध उद्देश्य है इसका। कवि कौशल को महत्व, कला अंतःप्रज्ञा की देन है। कला अंतःप्रज्ञा की देन है। नेक्स्ट है काव्य तथा आलोचना के संदर्भ में इलियड के कथन। भोगने वाले मन और रचना करने वाले मन को अनिवार्यता एक अंतराल बना रहता है, और जितना ज़्यादा यह अंतराल होता है रचना उतनी ही महान होती है। अच्छा रचनाकार कविता में अत्यंत संयमित आत्म अभिव्यक्ति करता है। वह अपनी भावनाओं तथा व्यक्तित्व से अधिकतम दूरी बनाए रखते हुए काव्य रचना करता है। कविता मात्र कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। आलोचना सास की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है। अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, बल्कि वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। सच्ची आलोचना तथा सूझ प्रशंसा का लक्ष्य कवि नहीं, बल्कि काव्य है। रिचर्ड द्वारा प्रस्तुत भाषा के रूप वैज्ञानिक, तथ्यात्मक, रागात्मक। इसमें निरूपण, संसूचन या निर्देशन होता है। इसमें भाषा का उद्बोधन होता है। भावों, बिंबों, प्रतीकों और छद्म कथन को विशेष महत्व दिया गया है। यह तथ्य को यथावत प्रस्तुत करती है। इसमें तथ्य का नहीं, भाव का उद्बोधन होता है। पुस्तक में इसका विवेचन प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक में इसका विवेचन है। काव्य के संदर्भ में रिचर्ड का कथन। काव्य की अनुभूति व जीवन की अनुभूति में कोई विशेष अंतर नहीं होता। विशेष परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूति में समानता ही संप्रेषित है। संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत हूबहू अंतरण है और न ही व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। कलाकार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन का निष्फल क्षेत्र। मन आवेग का तंत्र है। नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार्य संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। कविता अनुभूतियों का एक वर्ग है जो मानक अनुभूति की प्रत्येक विशेषताओं से भिन्न होती हुई किसी विशेषता से एक खास माना से अधिक भिन्न नहीं होती। नई समीक्षा में काव्य भाषा, आलोचक और प्रधान गुण। विलियम एम्परसन अनेकार्थता। क्लिंथ बुक्स विडंबना, विरोधाभास, अंतर्विरोध। एलन टेट तनाव। रैंसम शब्द विधान, अर्थ विधान। ब्लैकमर्ग सांकेतिकता। रॉबर्ट वेन वारेन विरोधाभास। नई समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। मिल्टन मरे द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल। जेवी क्रच मॉडर्न टेम्पर। एलन टेट ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री। द फॉरलॉर्न डेमन। आर.पी. ब्लैकमर लैंग्वेज एज जेस्चर। लायन एंड द हनीकॉम्ब। केनेथ वर्क ए ग्रामर ऑफ मोटिव्स और परमानेंस एंड चेंज। रूपवादी जिस विरूपण की प्रक्रिया पर बल देते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीत और वक्रोक्ति के नाना भेदों में भाषाई विरूपण के उसी स्वरूप के दर्शन होते हैं। वक्रोक्ति के भेदों में वस्तु विन्यास वक्रता एक प्रकार के विरूपण की ही प्रक्रिया है। डॉक्टर सत्यदेव मिश्र। नई समीक्षा के संदर्भ में कथन।
समीक्षा एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया है जो जीवंत दृष्टि पर आधारित होती है। S.E. स्पर्गन है ना, रिचर्ड से नई समीक्षा की शुरुआत हुई। रैमसन है ना, रिचर्ड से नई समीक्षा की शुरुआत हुई। रैमसन कविता की रूप रचना में शब्द विधान और अर्थ विधान दोनों का संश्लेषण होता है। शब्द विधान बिंबात्मक होता है और अर्थ विधान विचारात्मक। इन दोनों का तनाव ही काव्य भाषा को अपेक्षित भंगिमा प्रदान करता है। रैमसन कविता की भाषा विरोधाभास को ही भाषा होती है। क्लिंथ ब्रुक्स कविता का अस्तित्व जिस संतुलन पर स्थित होता है वह उसके बहिरंग संतुलन और अंतरंग के बीच घटित होता है। एलन टेट सांकेतिकता ही काव्य भाषा का प्रधान गुण है क्योंकि इसमें गति होती है। जहाँ अभिधा की भाषा समाप्त हो जाती है वहाँ सांकेतिक भाषा कार्य करती है। R.P. ब्लैकमर कवि अपनी भाषा में अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ का गूढ़ संश्लेषण उपस्थित करता है। आइवर विटर अतृप्त ही साहित्य की प्रेरणा का स्रोत है। अज्ञेय संरचनावाद रचनाकार की भाषा अर्थ नहीं देती, जो हम अर्थ पाते हैं वह भाषा में शब्दों के अंतर के कारण प्रकट होता है। रचना में अर्थ तत्व पाठक के मानसिक विकास के अनुसार प्रकट होता है। वह जितना अधिक विकसित होगा अर्थ की प्रतीत उतनी ही उत्कृष्ट होगी। सस्यूर संरचनावाद में संपूर्ण तंत्र की अवधारणा एक श्रेणीबद्ध संगठन के रूप में की जाती है जिसमें प्रत्येक श्रेणी या धरातल पर इन्हीं सिद्धांतों के क्रियान्वयन से निचले धरातल के तत्व अपनी संगति या वैशिष्ट्य से श्रृंखला दर श्रृंखला अनुषांगिक संबंधों एवं अर्थों की मैत्री उत्पन्न करते हैं। उत्तर संरचनावाद पाठक लेखक के अभिप्राय की उपेक्षा करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। वह लेखक के कथन का हूबहू उसी रूप में अर्थ लगाने के लिए विवश नहीं है। रोला बर्थ भाषा विन्यास द्वारा व्यक्ति वस्तुओं या उसके वास्तविक अर्थबोध में सक्षम होता है। जूलिया क्रिस्टावा मिथक नार्था फ्राई को मिथ की समीक्षा के प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है। लेवी स्ट्रास मिथक को मानसिक और रूपात्मक क्रिया मानते हैं। उनका मानना था कि मूक शिक्षक लॉग है, साथ ही इसके अलग अलग रूप को भी परोल कहा। फ्रायड मिथक को इच्छामूर्त के रूप में देखते हैं तथा मिथक को स्वप्न का सजातीय मानते हैं। विको भाषा को संकेत से उत्पन्न मानते हैं और मिथक को भाषा के विकास का पड़ाव समझते हैं। हर्डर भी भाषा का विकास मिथक से मानते हैं। मैक्स मूलर मिथक को भाषा का रोग मानते हैं। दुर्खिम मिथक को प्रकृति से न जोड़कर उसका संबंध समाज से मानते हैं। युंग मिथक को सामूहिक आदिबिंब मानते हैं। रिचर्ड चेज काव्य को मिथक और मिथक को काव्य मानते हैं। मिथक किसी विशिष्ट भाषिक संरचना में बंधा नहीं रहता। एक ही मिथक की विभिन्न भाषिक अभिव्यक्तियाँ हो सकती हैं। ग्राहम हफ मिथक का जन्म व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है, वह भी चेतना मन में नहीं अचेतन मन में। युंग सामान्य रूप से मिथक का अर्थ ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृतिक घटनाओं और भावों से होता है। मिथक मूलतः आदिम मानव के समस्त मन की सृष्टि है जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का प्राधान्य होता है। डॉक्टर नगेंद्र मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी मिथक के बारे में एक भ्रांत धारणा फैली हुई है कि यह कुछ मिथ्या से संबंध रखता है, अर्थात इसमें वास्तविकता या यथार्थ का अंकन न होकर किसी काल्पनिक या अवास्तविक
सत्या और ठीक ठाक कहें तो सत्ताभास का माया जाल खड़ा किया जाता है, जबकि इसके ठीक विपरीत देश और काल के चौखटे से बाहर ले जाकर किसी भी वास्तविकता की समानता और काल प्रवाही डिजाइन अकल्पना प्रस्तुत करना ही मिथक का मूल उद्देश्य होता है। पंडित विद्यानिवास मिश्र। भिन्न भिन्न देशों में प्रमुख प्रतीकवादियों का तालिका नीचे दी गई है। फ्रांस, इंग्लैंड, है ना, जर्मनी, अमेरिका प्रतीकों का, है ना। नेक्स्ट है फ्रांस में जॉर्ज वाल्देयर, इंग्लैंड में जॉर्ज म्यूर, स्टीफन जॉर्ज, एमिल लॉवेल, अमेरिका में है। फ्रांस में पाव वार्लेन और फ्रांस से देखें चार्ल्स वाल्देयर, पाव वार्लेन, आर्थर रिम्बर, स्टेफिन मलारबे, ये फ्रांस के। इंग्लैंड के हैं जॉर्ज म्यूर, ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर साइमंस और अर्नेस्ट डाउन्स। जर्मनी से स्टीफन जॉर्ज, अमेरिका से एमी लॉवेल। रचनाओं में प्रतीक, रचना और प्रतीक। लहर, प्रसाद, अभिनव हर्ष और नूतन भावोल्लास। बादल, निराला, ध्वंस, सृजन और विद्रोह। प्रथम रश्मि, पंथ, नवीन चेतना। मुकुल, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रेम। दीपशिखा, महादेव वर्मा, समर्पण अथवा जीवन त्याग। ठंडा लोहा, धर्मवीर, दुख निराशा। पहाड़, सरसल दयाल सक्सेना, कवियों का। प्रतीक तथा प्रतीकवाद के संदर्भ में महान विचार। प्रतीक तथा प्रतीकवाद के संबंध में महान विचार। प्रस्तुतिकरण के स्तर पर साहित्यिक प्रतीक किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करना, रेनेवेलेक और ऑस्टिन वारेन करना है। प्रस्तुतिकरण के स्तर पर साहित्यिक प्रतीक किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करना है, रेनेवेलेक और ऑस्टिन वारेन। किसी शब्द का अर्थ क्रमशः इतना विस्तृत हो जाता है कि उससे परोक्ष विचार या पूर्ण का ज्ञान होने लगता है। अभिव्यक्ति की इस पद्धति को प्रतीकवाद कहते हैं। आर्थर सिमन्स। प्रतीक जिस वस्तु का प्रतीक है उस वस्तु को नहीं, उस भाव की उस धारणा को व्यक्त करता है। लैंगर। सांकेतिक अभिव्यक्ति का नाम साहित्य है। इमर्सन। किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर किस प्रकार उसके स्वरूप और विभूत की भावना मन में आ जाती है, इसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकार या भावनाओं को जागृत कर देती हैं, जैसे कमल माधुर्यपूर्ण कोमल सौंदर्य आदि। सौंदर्य की भावना जागृत करता है। कुमुदनी, जैसे कमल माधुर्य कोमल और सौंदर्य की भावना जागृत करता है। कुमुदनी शुभ हास की, चंद्र मृदुल आभा की, समुद्र प्राचुर्य विस्तार और गंभीरता की, आकाश सूक्ष्मता और अनंत की भावना को जागृत करता है। इसी प्रकार सर्प से क्रूरता और कुटिलता का, अग्नि से तेज और क्रोध का, वीणा से वाणी या विद्या का, चातक से निस्वार्थ प्रेम का संकेत मिलता है। इन पर्नेशियनों के पीछे सन 1885 ईस्वी में प्रतीकवादियों का सिबालिस्ट एंड डिकेडेंट्स का एक संप्रदाय फ्रांस में खड़ा हुआ, जिसने अनूठे रहस्यवाद और भावोन्मादमयी भक्ति का सहारा लिया। रामचंद्र शुक्ल। प्रतीक एक प्रकार के रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है। जब वह स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है। डॉक्टर नगेंद्र। प्रतीक शक्ति की तलाश का साधन है। अज्ञेय। अपने रूप गुण कार्य विशेषताओं के सदृश या
प्रत्यक्षता के कारण जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत भाव, विचार, क्रियाकलाप, देश, जाति, संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है तो उसे प्रतीक कहा जाता है। डॉक्टर भागीरथी मिश्र। कविता के लिए एक शाब्दिक प्रतीक होना एक आधारभूत शर्त है, पर हर शाब्दिक प्रतीक कविता नहीं होता। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। संपूर्ण अर्थ संदर्भ व्यंजित करने की शक्ति अर्जित कर लेने वाला कोई अप्रस्तुत या शब्द प्रतीक है। डॉक्टर कुमार विमल। बिंब। हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी कवियों को बिंबवाद से प्रभावित माना जाता है, जिसमें मुख्यतः अज्ञेय, शमशेर, केदारनाथ सिंह और गिरिजा कुमार माथुर हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बिंब वर्गीकरण है ना। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बिंब वर्गीकरण इंद्रियता के आधार पर, सर्जना के आधार पर, प्रेरक अनुभूति के आधार पर और काव्यार्थ दृष्टि के आधार पर और काव्य दृष्टिपरक बिंब दृष्टि के आधार पर। इंद्रियता के आधार पर दृश्य, चाक्षुष बिंब, श्रव्य बिंब, स्पृश्य बिंब और गंध बिंब, स्वाद बिंब। सर्जक कल्पना के आधार पर स्मृत बिंब और कल्पित बिंब। प्रेरक अनुभूति के आधार पर सरल बिंब, मिथ बिंब, जटिल बिंब, पूर्ण समकालिक बिंब। काव्यार्थ दृष्टि के आधार पर एकल बिंब और संश्लिष्ट बिंब। और काव्य दृष्टिपरक बिंब दृष्टि के आधार पर वस्तुपरक बिंब और स्वच्छंद बिंब। बिंब के संदर्भ में विद्वानों में महत्वपूर्ण कथन। बिंब इंद्रियगोचर पदार्थ की प्रमाणिक अभिव्यक्ति है। जोसेफ टी सिल्मी। बिंब अरूप भाव या विचार की पुनर्रचना है। ह्वेले। कवि की वस्तु एवं उनसे प्राप्त संवेदन से युक्त पुनः सृष्टि में उक्त तत्व आपस में मिलकर बिंब का उत्पादन करते हैं, जिसमें दोनों का औपम्य प्रत्यक्ष होता है। कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता होती है। इसके शब्द स्वस्वर होने चाहिए, जो बोलते ही सब की तरह जिनके रंग की मधुर लालिमा भीतर न समा सकते हैं के कारण बाहर छलक पड़े, जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में आँखों के सामने चित्रित कर सके, जो झंकार में चित्र और चित्र में झंकार हो। सुमित्रानंदन पंत। बिंब योजना विभाव के अंतर्गत होती है। चित्रण उसका मुख्य धर्म है। इसकी दूसरी विशेषता है संश्लिष्ट रूप विधान। बिंब व्यक्ति या विशेष का होना, सामान्य या जाति का नहीं। कविता का अर्थ बिंब ग्रहण करना होता है, अर्थ ग्रहण नहीं। काव्य का काम कल्पना में बिंब, इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना है। बुद्ध के सामने कोई विचार, कंसेप्ट लाना नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण करना नहीं होता, अपितु बिंब ग्रहण करना होता है। आचार्य शुक्ल। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। डॉक्टर नगेंद्र। सार्थक शब्द के अपने अपने बिंब होते हैं और लय, संगीत आदि भी श्रव्य बिंबों से युक्त रहते हैं। काव्य बिंब की रचना में ये बिंब उपादान के रूप में काम आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र। साहित्य यदि बिखरे और खंडित जीवन की पुनर्संरचना है तो बिंब विधान इस पुनर्संरचना की प्रक्रिया। साहित्य जीवन की अर्थवत्ता प्रदान करना है और जीवन की अर्थवत्ता बिंब से ही निश्चित होती है। कहना न होगा कि बिंब योजना काव्य का प्रधान व्यापार होने से काव्य की कसौटी बन जाती है और बिंब योजना की सफलता ही काव्य की सफलता का मानदंड कही जाती है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। बिंब शब्द के अर्थ में क्रमशः विकास हुआ है। आधुनिक आलोचना के क्षेत्र में जो अर्थ उसे दिया गया वह अपेक्षाकृत नया। सामान्यतः उसका प्रयोग मूर्तिमत्ता अथवा चित्रात्मकता के अर्थ में किया जाता है, परंतु आज की समीक्षा में उसका चित्रात्मक वाला अर्थ गौण हो गया है और पाठक को अद्वितीयता
चेतना में किसी भी स्तर पर प्रभावित करती है। इससे भी आगे बढ़कर कुछ आलोचकों ने युंग मनोविज्ञान के आधार पर बिंब विधान की प्रक्रिया को सामूहिक अवचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शस के स्तर पर देखने का प्रयास किया है। तात्पर्य यह है कि नई समीक्षा में बिंब स्थूल शब्दचित्र का बोधक न रहकर मनुष्य की संपूर्ण जटिल मानसिक प्रक्रिया का बोधक बन गया है। उसका क्षेत्र अलंकार विधान के समान केवल काव्य तक सीमित नहीं, उसकी स्थिति काव्य के अतिरिक्त संगीत, चित्रकला और मूर्तिकला इत्यादि में भी मानी जाती है। इसीलिए इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। केदारनाथ सिंह। काव्यगत बिंब वह शब्दचित्र है जो इंद्रिय गुणों से अनिवार्य रूप समन्वित होता है। केदारनाथ सिंह। फैंटेसी के संदर्भ में विद्वानों के विचार। काव्य की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, इसमें नई अर्थ अनुषंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। मुक्तिबोध। फैंटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। मुक्तिबोध। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से है। साहित्य का काव्य में यह तकनीक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। डॉक्टर बच्चन सिंह। कामायनी में बिंबावलियाँ विसंख्यित और विघटित नहीं हैं। लज्जा सर्ग के सभी बिंब अच्छी तरह संयोजित और श्रृंखलाबद्ध हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य के रचनाकार और यथार्थवादी रूप। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सामाजिक यथार्थवादी। पांडे बेचन शर्मा युग प्रकृतवादी यथार्थवादी। इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी। यशपाल उपेंद्रनाथ व्यास के दृष्टव्य यथार्थवादी। यथार्थवादी साहित्य की विशेषताएं। वर्तमान का चित्रण, जीवन की विद्वताओं और विषमताओं का चित्रण, जीवन के स्वरूप, क्या और कैसे का विवेचन, समस्या प्रस्तुतिकरण, बौद्धिक पक्ष प्रधानता, व्यक्ति निष्ठ शैली का प्रयोग, पूर्वग्रह से दूरी, श्रृंगार विभत्स और रौद्र रसों की बहुलता। नेक्स्ट है दलित विमर्श। रचनाकार, रचनाएं। ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य, अनुभव, संघर्ष और यथार्थ। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। मोहनदास मिश्राय। भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास 4 खंडों में। आज बाजार बंद है ना। नेक्स्ट है डॉक्टर सूर्य नारायण रणशुंभे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। दलित चेतना की पहचान। डॉक्टर यशवंत विरोदय। दलित शिखरों के साक्षात्कार। शरण कुमार लिम्बाले। दलित ब्राह्मण, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। हिंदू दलित साहित्य, वेदना और विद्रोह झुंड। गेल ओमवेट। दलित दृष्टि, प्रज्ञा सूर्य बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर एन सिंह। दलित चिंतन, अनुभव और विचार। संत शिरोमणि रैदास, वाणी और विचार। दलित साहित्य के प्रतिमान। रमणिका गुप्ता। दलित हस्तक्षेप। कृष्णदत्त पालीवाल। दलित साहित्य, बुनियादी सरोकार, उत्तर आधुनिकतावाद और दलित साहित्य। राम पुनियानी। सामाजिक न्याय, एक सचित्र परिचय, सांप्रदायिक राजनीतिक तथ्य एवं मिथक। बद्री नारायण। अपेक्षित समुदायों का आत्म इतिहास संपादित। रामाश्रय राय। सामुदायिकता का आधार, एक अनुशीलन।
संजीव खुदशाह, सफाई कामगार समुदाय। मार्टिन मेकवान, मेरी कथा, दलित यातना, संघर्ष और भविष्य। राजदेव सिंह, निर्गुण राम भक्ति और दलित जातियाँ। साक्षात मस्के, परंपरागत वर्ण व्यवस्था और दलित साहित्य। मीरा गौतम, गुरु रविदास, वाणी और महत्व। शिवराज सिंह बेचैन, सामाजिक न्याय और दलित साहित्य। P.N. सिंह, अंबेडकर चिंतन और दलित साहित्य। डॉक्टर सेवा सिंह, ब्राह्मणवाद और जन विमर्श। तेज सिंह, दलित समाज और संस्कृति। उमा शंकर चौधरी, दलित विमर्श, कुछ मुद्दे कुछ सवाल। डॉक्टर सुभाष चंद्र, दलित मुक्ति आंदोलन, दलित मुक्ति की विरासत। संत रविदास, सांझी संस्कृति की विरासत आदि। अखिलेंद्र प्रताप सिंह, बहुजन उद्धारक, काशीराम और हिंदी दलित साहित्य। नितिन गायकवाड़, दलित बचपन, वेदना का विस्फोट। डॉक्टर रामचंद्र, दलित साहित्य की विकास यात्रा। S.K. पंजम, भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा। नेक्स्ट है स्त्री विमर्श, रचनाकार और कुछ रचनाएं। प्रभा खेतान, उपनिवेश में स्त्री मुक्त कामना की 10 वार्ताएं। बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ, भूमंडलीकरण और स्त्री के प्रश्न। विभा देवसरे, स्वागत है बेटी। उषा महाजन, बाधाओं के बावजूद नई औरत। आशा रानी ब्योहरा, स्त्री सरोकार, औरत कल, आज और कल, विश्व की प्रसिद्ध महिलाएं। राधा कुमार, स्त्री संघर्ष का इतिहास। डॉक्टर K.M. मालवीय, स्त्री विमर्श, भारतीय परिप्रेक्ष्य। किरण बेदी, यह संभव है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल का अनुवाद। मनमथनाथ गुप्त, स्त्री पुरुष संबंधों का रोमांचकारी इतिहास। जाहिदा हिना, पाकिस्तान, स्त्री यातना और संघर्ष। सुधीर चंद्र रखमाबाई, स्त्री अधिकार और कानून। कुमुद शर्मा, आधी दुनिया का सच, स्त्री घोष। प्रियदर्शनी विजयश्री, देवदासी या धार्मिक वेश्या, एक पुनर्विचार। भवदेव पांडे, बंग महिला, नारी मुक्ति का संघर्ष। बलदेव वंशी, भारतीय नारी संत परंपरा। विश्वामित्र शर्मा, औरतें पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान। नेक्स्ट है अनामिका, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। मौसम बदलने की आहट, स्त्री विमर्श की उत्तर कथा। मन मांझने की जरूरत। त्रिया चरित्र, उत्तरकांड, पानी जो पत्थर पीता है। डॉक्टर श्रुति शरद सिंह, आधी दुनिया पूरी धूप। पत्रों में कैद औरतें। औरत 3 तस्वीरें। डॉक्टर अंबेडकर का स्त्री विमर्श। निर्मला बुरांडिया, गुलाम मंडी, ऑब्जेक्शन मिलाड। शैलेंद्र सागर, आज़ाद औरतें कितनी आज़ाद। रजनी गुप्ता, मुस्कुराती औरतें। जयंती रंगनाथ, खाना बदोश, ख्वाहिशें, एक लड़की 10 मुसौतें। रंजना जायसवाल, स्त्री और सेंसेक्स और मेघ बरसते हैं। अंजू दुआ जैमिनी, हक गढ़ती औरतें, मार्चे पर स्त्री। कमला सिंघवी, आधुनिक परिवार में स्त्री का आकाश। वृंदा करात, जीना है तो लड़ना होगा। मनीषा, हम सभ्य औरतें। सुधा अरोड़ा, आम औरत, जिंदा सवाल, एक औरत की नोट बुक्स। मृदुला सिन्हा, मात्र देह नहीं है औरत, बिटिया है विशेष। विभा रानी, छम्मक छल्लो कहिस। लता शर्मा, औरत हमने लिए। संजय गर्ग, स्त्री विमर्श का कालजयी इतिहास संपादित। सीमा दीक्षित, स्त्री अस्मिता, स्या से सर्वोच्च अदालत तक। सैया से सर्वोच्च अदालत तक। कुसुम त्रिपाठी, औरत इतिहास रचा है तुमने। सुनीता ठाकुर, नारीवादी काउंसलिंग, सिद्धांत और व्यवहार। विष्णु प्रभाकर, मैं नारी हूँ फर्स्ट, मैं नारी हूँ सेकंड।
सुभाष सेतिया स्त्री अस्मिता के प्रश्न। नासिरा शर्मा औरत के लिए औरत। गीता श्री स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, औरत की बोली, सपनों की मंडी आदि। रमणिका गुप्ता स्त्री मुक्ति, संघर्ष और इतिहास। चित्रा मुदगल तहखानों में बंद अक्स। स्वाति तिवारी सवाल आज भी जिंदा है। रंजना श्रीवास्तव फैसले अब हमारे हैं। नीरजा माधव स्त्री साहित्य का ओझल नारी इतिहास। ओझल नारी इतिहास। नेक्स्ट है मृणाल पांडे स्त्री लंबा सफ़र, परित पर स्त्री, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक। ओ उबेरी भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन, जहां औरतें गढ़ी जाती हैं बंद गलियों के विरुद्ध ध्वनियों के आलोक में स्त्री। सरला महेश्वरी नारी प्रश्न। ममता मेहरोत्रा महिला अधिकार। चारू गुप्ता स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक। दुष्यंत कुमार स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक। देवेंद्र ईश्वर स्त्री मुक्ति के प्रश्न। सुभाष शर्मा भारतीय महिलाओं की दशा। राकेश कुमार नारीवादी विमर्श। राजेंद्र यादव आदमी की निगाह में औरत, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। संपादक औरत उत्तर कथा। तापी धर्मराव प्रजनन तंत्र तथा दैवी भावना। ऋचा नागर ऋचा सिंह एक और निमसार संगतिन आत्मा मंथन और आंदोलन। जय श्री गोस्वामी महंत नारी तुम अनन्या हो। वर्जीनिया वुल्फ भूमिका। तस्लीमा नसरीन अपना एक कमरा। के वंजा इकोफेमिनिज्म। डॉक्टर सुधा बालकृष्णन नारी अस्तित्व की पहचान। मैत्रेयी पुष्पा खुली खिड़कियां। सुनो मालिक सुनो चर्चा हमारा। आवाज़ तब्दीले निगाहें। विजय शर्मा अफ्रो अमेरिकन साहित्य स्त्री स्वर। रोहिणी अग्रवाल स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प। साहित्य की जमीन और स्त्री मन के उच्छ्वास। मंजू रुस्तगी अनामिका का काव्य। आदिवासी विमर्श रचनाकार और रचनाएं। रमणिका गुप्ता आदिवासी शौर्य एवं विद्रोह। आदिवासी विकास से विस्थापन। आदिवासी साहित्य यात्रा। आदिवासी कौन। आदिवासी अस्मिता का संकट। आदिवासी लेखन एक उभरती चेतना। सुश्री सरस सिंह आदिवासियों का संसार। आदिवासी परंपरा। आदिवासी लोक नृत्य गीत। आदिवासियों के देवी देवता। भारत के आदिवासी क्षेत्रों की लोक कथाएं। हरिहर वैष्णव बस्तर की आदिवासी एवं लोक हस्तशिल्प परंपरा। देवेंद्र वैष्णव बस्तर की आदिवासी एवं लोक हस्तशिल्प परंपरा। देवेंद्र गोलदार नेगी आदिवासी संस्कृति की आर्थिक आधार। हरिराम मीणा आदिवासी दुनिया डांग। गंगा सहाय मीणा आदिवासी साहित्य विमर्श। गणेश देवी घुमंतू है पर चोर नहीं। घुमंतू आदिवासी विमर्श। अल्पसंख्यक विमर्श रचनाकार और रचनाएं। मुकुट बिहारी लाल इस्लाम और आधुनिक भारत। पद्मश्री मुजफ्फर खतरे अल्पसंख्यक वाद के। हुसैन इस्लाम और शाकाहार। अरुण भोले धर्मों की कतार में इस्लाम। तारिक फतह इस्लामिक राज्य का भ्रम। नेक्स्ट है विविध। द्वितीय प्रकृति को सांस्कृतिक प्रकृति भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में विचार किया है। भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में प्रमुख प्राकृत तथा 7 गौड़ विभाषा की चर्चा की जो अग्रांकित है। मुख्य प्राकृत है गौड़ विभाषा मागधी, साबरी, अवंतिजा, अभेरी, प्राच्य, चंडाली, शौरसेनी,
सचरी, अर्धमागधी, द्रविड़ी, वाहिलीक, उदरजा, दक्षिणात्य, महाराष्ट्री, वनेचरी आदि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।